मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन एक इस प्रकार का शासन है जिसमें राज्य में शासन शक्ति संविधान के द्वारा केंद्र और संघ की इकाइयों के बीच में विभाजित की जाती है। इसमें सामान्य तौर पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक सरकार जो केंद्र में काम करती है, जिसे संघीय सरकार भी कहते हैं, और दूसरी सरकार जो राज्य में होती है, इकाइयों में होती है, या जिसे प्रांतीय सरकारें भी कहते हैं। दोनों प्रकार की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं, यानी संविधान दोनों सरकारों में शक्ति का विभाजन करते हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में संविधान के अनुसार स्वतंत्र शक्ति का उपभोग करती हैं। दोनों की सत्ता मौलिक है। एक तरह से हम देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था है। भारत में हमने ये व्यवस्था सबसे पहले 1935 के एक्ट में देखी थी, और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान में हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, और इस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र में संघीय सरकार है। संविधान के अनुसार उसे शक्तियां प्राप्त हैं, और संविधान के अनुसार ही जो राज्य हैं भारत के, उनको भी शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार से जो संघीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम अगर विश्व भर की व्यवस्थाओं को देखें तो जैसा अभी हमने बात की, भारत में यानी हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा कनाडा में है, अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्ज़रलैंड में है। तो संघात्मक व्यवस्था सामान्य तौर पर बड़े राज्यों में हमें देखने को मिलती है। संघात्मक या संघ शब्द जो है, ये फेडरेशन शब्द से बना है, जो इंग्लिश का शब्द है। इस फेडरेशन शब्द को लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से लिया गया है। ये फोइडस जो शब्द है, उसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जब दो या दो से ज़्यादा राज्य एक संधि अथवा समझौते के द्वारा मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, तो वह राज्य संघ के नाम से जाना जाता है। यानी विभिन्न राज्य मिलकर के जब एक संघ का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और उसके आधार पर एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संघ कहते हैं। इस प्रकार का संघ जो है वो संविधान के माध्यम से संचालित होता है। अगर हम परिभाषाएं देखें संघीय व्यवस्था को समझने के लिए, तो सबसे पहले देखते हैं डायसी की परिभाषा। डायसी कहते हैं एक संघ राज्य राजनीतिक समझौते के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। हैमिल्टन मानते हैं संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय होता है जो एक नवीन राज्य की सृष्टि करता है। स्ट्रॉन्ग के अनुसार संघात्मक राज्य वह है जिसमें कुछ समान स्तर वाले राज्य कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। फाइनर का मानना है संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों में निहित रहता है, जबकि दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में जो क्षेत्रीय इकाइयों के समुदाय द्वारा जानबूझकर स्थापित की जाती है। तो सभी जो विचारक हैं जिनकी परिभाषाओं को हमने देखा, उनका मानना है कि कुछ समान स्तर के राज्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित हो जाते हैं और उनमें शक्तियों का विभाजन होता है, और ये शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक शासन की इकाई अपनी शक्ति का पूर्ण उपभोग कर सके। तो कुल मिलाकर के हम इसकी अगर विशेषताओं को देखें तो संघात्मक शासन में शासन की जो शक्तियां हैं उनको संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच बांटा जाता है। अगर हम भारत का यहाँ उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि संविधान ने केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा विभिन्न सूचियों के माध्यम से किया है।
हम लोग जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसमें पढ़ा था केंद्रीय सूची, जिसमें बहुत महत्व के विषय, जिसमें खास करके हम देखें तो रक्षा, गृह, विदेश नीति, ये जो मामले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रत्यक्ष कर, ये बहुत महत्वपूर्ण मामले, आपदा और सेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये केंद्र सरकार की सूची में रखी गई हैं। दूसरी सूची जिसके माध्यम से भारत में इकाइयों में शक्तियों को बंटवारा किया गया है वो है राज्य सूची। इसमें राज्य जो हैं वो इस सूची पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और इकाइयाँ दोनों कानून बना सकती हैं। इस तरह के विषय उसमें रखे गए हैं। और उसके बाद आती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र को सौंपी गई हैं। तो इस तरह से केंद्र और इकाइयों के बीच भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरी विशेषता है इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र की सरकार और एक इकाइयों की सरकार। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में जो सरकार केंद्र में यानी दिल्ली में जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, संसद जहां मौजूद है, तो एक तो केंद्रीय सरकार है और दूसरी इकाइयों की सरकार है। जैसे राजस्थान की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिहार की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, तो ये इकाइयों की सरकारें हैं। तो इस तरह से दोहरी सरकारें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तीसरी विशेषता है संघ शासन में दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। और चौथी विशेषता है संघ शासन में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा लिखित संविधान के द्वारा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि शक्तियों का जो बंटवारा है वो निश्चित रूप से लिखित संविधान के माध्यम से होता है, जिससे बहुत कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और संविधान में स्पष्ट तौर पर उसे दिया हुआ होता है। तो कुल मिलाकर के ये एक संघात्मक शासन की विशेषताएं हैं। अब आते हैं संघात्मक शासन के आवश्यक तत्व कौन से हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम एक संघात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है लिखित और सर्वोच्च संविधान। एक संघीय व्यवस्था में संविधान का लिखित होना बहुत जरूरी है, जिससे केंद्र और इकाइयों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वो स्पष्ट तौर पर हो और उनके मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष या विवाद उत्पन्न होने पर संविधान के आधार पर परामर्श किया जा सके या संविधान के आधार पर उन विवादों को निपटाया जा सके। अब क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है तो उसी से जुड़ी दूसरी चीज है संविधान की सर्वोच्चता। यानी जब संविधान लिखित है तो उसका सर्वोच्च होना भी आवश्यक है, जिससे केंद्र और इकाइयां संविधान के अनुसार शासन करने को बाध्य हो। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है शक्ति का विभाजन। मैकाइवर ने राज्यों, जो छोटे राज्य हैं, उपराज्यों और विशाल राज्य में शक्तियों के विभाजन को एक औपचारिक तौर पर महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि संघ प्रणाली का मुख्य आधार राज्यों में शक्ति का विभाजन है। अभी हमने जैसे बात की, भारत में राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार को सौंपे गए हैं जो कि केंद्र सूची में है। इसके अलावा जो विषय स्थानीय हितों के हैं उन्हें इकाइयों की सरकारों को सौंपा जाता है। जैसे हमने चर्चा की थी कि सुरक्षा है, विदेश नीति है, रेल है, मुद्रा है, डाकतार है, सेना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये केंद्रीय सूची में होती हैं। उस पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकारें शिक्षा है, सिंचाई है, कृषि है जैसे जो भी विषय हैं उन पर कानून बनाती है। और जो अन्य शक्तियां हैं, जैसे भारत में समवर्ती सूची है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दी गई हैं। कहीं पर उसे केंद्र को दिया जाता है, कहीं पर उसे इकाइयों को दिया जाता है, लेकिन राज्यों और केंद्र के मध्य शक्ति का विभाजन अनिवार्य तौर पर किया जाता है। अगली विशेषता आती है या प्रमुख तत्व आता है इसका, वो है सर्वोच्च न्यायपालिका। ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि यदि केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों के बंटवारे या विभाजन को लेकर अथवा
कार्य करने को लेकर के किसी प्रकार का विवाद होता है तो लिखित संविधान के तहत संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ये दायित्व है कि वो उन शक्तियों के बंटवारे के आधार पर केंद्र और इकाइयों के मध्य के विवादों को सुलझा सके। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और सर्वोच्च होना एक संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व है। हम अगर भारत में देखें तो सर्वोच्च न्यायपालिका है, लिखित और सर्वोच्च न्यायालय है। अगर हम अमेरिका को देखें तो वहाँ भी हमें लिखित और सर्वोच्च संविधान मिलेगा, शक्तियों का विभाजन मिलेगा, सर्वोच्च न्यायपालिका मिलेगी। तो भारत और अमेरिका में ये तीनों प्रमुख तत्व हमें संघात्मक शासन के दिखाई देते हैं। कुछ विचारक संघात्मक व्यवस्था के कुछ गौण लक्षणों के बारे में भी चर्चा करते हैं। इनमें से कुछ तत्व किसी देश में हो सकते हैं और किसी देश में नहीं हो सकते, लेकिन जो हमने प्रमुख तत्व देखे वो किसी भी देश की संघात्मक व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं, अनिवार्य तौर पर सभी संघात्मक व्यवस्थाओं में देखने को मिलेंगे। तो ये जो गौण लक्षण है उनमें कौन सी बातें आती हैं? सबसे पहली बात आती है दोहरी नागरिकता। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में इकहरी नागरिकता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के संघात्मक व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है। दूसरा जो गौण लक्षण है वो है राज्यों का इकाइयों के रूप में केंद्रीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व। ये सामान्य तौर पर हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो इकाइयां हैं उनके आधार पर चुनी जाती है। प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग हो सकता है। जैसे भारत में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या रखी गई है, जबकि अमेरिका में उच्च सदन में प्रतिनिधित्व का आधार प्रत्येक राज्य से समान संख्या का लिया जाना है। यानी वहाँ पर जो जितने राज्य हैं 50 राज्य हैं उनमें से प्रत्येक से 2-2 सदस्य को लिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन केंद्रीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में इकाइयों से प्रतिनिधित्व लिया जाता है। तीसरा जो लक्षण है इसमें वो है राज्यों को संघीय संविधान संशोधन में पर्याप्त महत्व मिलना। भारत में ये स्थिति है क्योंकि भारत में हम देखते हैं संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिनमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की बहुमत के आधार पर भी संसद के साथ साथ निर्णय होना जरूरी है, जिससे इकाइयों को भी महत्व मिले और संविधान में संशोधन केंद्र मनमाने तरीके से नहीं कर सके। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की शासन व्यवस्था एकात्मक है अथवा संघात्मक है। अब आते हैं हम संघात्मक व्यवस्था के या संघात्मक शासन के गुण क्या है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था दोहरी शासन व्यवस्था है और एक विशाल राज्य में काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि एकता बनाए रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था का होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को महत्व मिलना भी जरूरी है ताकि वो जो स्थानीय समस्याएं हों उनको आसानी से सुलझा सके। इसके साथ साथ जो छोटे दुर्बल राज्य हैं वो भी समान रूप से अपना विकास कर सकें। इसके लिए ये आवश्यक है कि संघीय व्यवस्था को अपनाएं। तो ऐसा बहुत सारे देशों ने किया है, तो इसके आधार पर हम इसके गुण देखेंगे। सबसे पहला गुण है राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वतंत्रता का समन्वय। संघ शासन में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े राज्य को जन्म देते हैं, ये एक बड़ा राष्ट्र बनता है। लेकिन इसके साथ साथ ये छोटे राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता भी बनती है और क्षेत्रीय जो देश हैं या क्षेत्रीय जो इकाइयों की स्वतंत्रता है वो भी काफ़ी हद तक बनी रहती है। दूसरा जो इसका गुण है वो है विकेंद्रीयकरण और केंद्रीयकरण का समन्वय है। इसमें जहाँ शासन सत्ता को इकाइयों में बांटा गया है वहीं आवश्यकता पड़ने पर केंद्र द्वारा शासन को एक सूत्र में बांध भी दिया जाता है।
राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं सामान्य तौर पर वो केंद्र के पास होते हैं और कम महत्व के विषय इकाइयों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही स्थितियाँ इसमें मौजूद हैं और उनके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। अगला गुण आता है प्रशासनिक कुशलता इसमें मौजूद रहती है, क्योंकि शासन की शक्ति किसी एक स्थान पर नहीं होकर के विभिन्न स्थानों पर विभाजित होती है। इसलिए केंद्र के पास बहुत ज़्यादा कार्यभार नहीं होता और जो प्रशासक है या प्रशासन है वो कुशलता से अपना कार्य कर सकता है। अगला गुण आता है क्योंकि शासन सत्ता बटी हुई है इसलिए शासक निरंकुश नहीं हो सकता। इसमें निरंकुशता की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि केंद्र की अपनी शक्तियां हैं तो इकाइयों की अपनी शक्तियां हैं। ऐसी स्थिति में मनमाने तरीके से इकाइयों पर अपनी नीतियों को नहीं थोपा जा सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण जो इसका है वो है कि जहाँ बड़ा भूभाग है, जहाँ जनसंख्या अधिक है, वहाँ संघीय व्यवस्था को लागू करने से देश का विकास ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। इसके साथ साथ अगर संस्कृतियों की विभिन्नता है, धर्म और जाति की भिन्नता है, भाषा की भिन्नता है, यानी विविधताएं हैं, तो ऐसी स्थिति में विविधताओं में एकता स्थापित करने का कार्य संघात्मक व्यवस्था करती है। तो साथ ही साथ हर क्षेत्र की विविधता को भी सम्मान मिलता है, वो अपने तरीके से अपना विकास कर सकते हैं। इसमें समय और धन की बचत भी होती है, क्योंकि काम को निपटाने में जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी तरह से या हम कहें सक्षमता से काम करती है। अगर हम देखें कि जो इकाइयां हैं उसकी अगर वो अलग अलग अपनी सेना रखें, अलग अलग विदेश संबंध बनाएं, तो निश्चित रूप से व्यय भी ज़्यादा होगा, समय भी ज़्यादा खर्च होगा और नीतियां भी उतनी सुदृढ़ तरीके से नहीं बन सकेंगी। तो ऐसी स्थिति में जब एक संगठित रूप में संघ बनता है तो समय और धन की बचत होती है। बहुत से विचारक मानते हैं कि संघ सरकार एक विश्व सरकार की नींव है, एक नींव के तौर पर ये कार्य करती है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में छोटे राज्य भी संघ से जुड़ करके अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो एक सुदृढ़ स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था काफ़ी हद तक विशाल राज्यों के लिए बेहद उपयुक्त है, जहां पर छोटी इकाइयां अपने विकास को आसानी से कर सकती हैं। तो जो केंद्र सरकार है वो संपूर्ण देश का विकास भी समान रूप से कर सकती है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे।